वेलकम बैक वन। हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर में हम लोग कर रहे हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, जो कि हमारा हुआ है 2025 को। एग्ज़ाम डेट है 1 जून 2025। तो हम इस पेपर को लगा रहे हैं जिसमें हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अभी हमें जो डिस्कस करने हैं वो हम करेंगे 51। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 51, वो कह रहा है कि किस कमेटी ने स्वनियंत्रण उपागम की आलोचना की है और जानबूझकर परिवार को सीमित करने की वकालत की। तो किस कमेटी ने जानबूझकर परिवार को सीमित करने की वकालत की है, ये पूछ रहा है। तो ये की है जानबूझकर भोर कमेटी, राधा कमल मुखर्जी कमेटी, स्वामीनाथन कमेटी या करुणा करण कमेटी। तो ये करते हैं भोर कमेटी, जानबूझकर परिवार को सीमित करने की वकालत करते हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा 1867 से 72 के बीच प्रारंभ हुई थी और नियमित 10 वर्षीय जनगणना किस वर्ष से शुरू हुई। तो जो सबसे पहले जनगणना की बात जो शुरू हुई थी वो 1872 से शुरू हुई थी, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो जो 1872 में शुरू हुई वो सिस्टमैटिक नहीं थी, नॉन सिस्टमैटिक मेथड था, उस मैनर में वो शुरू हुई थी। तो ये जो 1872 में सबसे पहले जो बात शुरू की वो किसने शुरू की, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सभी को पता भी है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, जो सबसे पहले शुरू की 1872 में वो शुरू की लॉर्ड मेयो ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछता रहता है यूजीसी नेट वगैरह में, पीजीटी में तो अक्सर ही। तो जो 1872 में शुरू हुई सबसे पहले नॉन सिस्टमैटिक, वो लॉर्ड मेयो ने शुरू की। ठीक है, तो इसे भूलना नहीं है, मेयो की 1872 वाली थी। उसके बाद ये जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है नियमित जो 10 वर्षीय जनगणना शुरू हुई, यानी जो सिस्टमैटिक वे में शुरू हुई, वो जो 10 वर्षीय से शुरू हुई वो कब शुरू हुई। तो इसमें से आप जानते ही ये सब कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपका हो जाएगा 1881, यानी ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो शुरू हुई 1881 से सिस्टमैटिक जो शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी किसके शासनकाल में, तो वो लॉर्ड रिपन। ये भी पूछ लेता है कि किसने शुरू की। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आएंगे मेयो 1872 और फिर सेकंड नंबर पे आएंगे रिपन 1881। सिस्टमैटिक अगर पूछेगा तो 1881, अगर नॉन सिस्टमैटिक पूछेगा या सबसे पहले पूछ लिया तो 1872। अब यहाँ दिखा ही रहा है, नियमित पूछ रहा है, सिस्टमैटिक जो 10 वर्ष से शुरू हुई है वो शुरू हुई है 1881 से। तो इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दोनों भी दे सकता था और अलग अलग भी पूछ लेता है, हालांकि आप लोगों को पता होगा, पर रिवीजन मस्ट है तो मैंने रिवाइज करा दिया। किसी जनसंख्या में प्रजननशीलता को मापने का सबसे जो सरल तरीका होता है वो क्या होता है। तो प्रजननशीलता को कैसे नापते हैं, अशोधित मृत्यु दर, अशोधित जन्म दर या जनन शक्ति या लिंगानुपात। तो इसको हम नापते हैं क्रूड डेथ रेट या क्रूड बर्थ रेट। तो इसको हम नापते हैं क्रूड बर्थ रेट से, CBR से। तो ऑप्शन जो हमारा 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी। तो ग्रामीण क्षेत्रों का पूछ रहा है, यूजीसी नेट में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, बहुत रिपीटेड है। तो जो रूरल जो क्षेत्र में रहती है ग्रामीण जनसंख्या वो है 62.84%, 64.84% या 66.84% या 68.84%। तो ये है 68.84%। और इसके अपोजिट अगर पूछ लेगा कितना अर्बन में रहता है या कितना नगरीय क्षेत्र में रहता है, तो वो है हमारा 31.16%। तो दोनों ही पूछ लेता है यूजीसी नेट में, अर्बन भी और रूरल भी। तो आपको दोनों पता होने चाहिए। 68.84 जो होगा वो रूरल है, 68.84, और 31.16 है अर्बन। तो ये दोनों ही आप लर्न करना, और यूजीसी में दोनों ही आ चुके हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। डेविस एंड ब्लैक, ये भी यूजीसी नेट में आया है, ने प्रजनन क्षमता को सीधे प्रभावित करने वाले कारकों के क्या कहा। तो अगर आपको पता होगा डेविस एंड ब्लैक जो है वो किसकी बात करते हैं, तो वो डिटरमाइनेंट्स की बात करते हैं। डिटरमाइनेंट्स का मतलब क्या होता है, कारक होता है, निर्धारक होता है, प्रभाव होता है या स्थिति होता है। तो उसका मतलब होता है निर्धारक। तो निकटतम निर्धारक की उन्होंने बात की है, यानी उन्होंने बात की है प्रॉक्सीमेट डिटरमाइनेंट्स।
आपको पता ही है यूजीसी नेट में जो पूछता है क्वेश्चन कि किसने जनसंख्या के निर्धारक प्रजनन क्षमता के निर्धारकों की बात की है, तो उसमें डेविस एंड ब्लैक आंसर होता है। तो उसी को इन्होंने क्वेश्चन को आंसर के रूप में बना दिया। तो इन्होंने बात किसकी की है? प्रॉक्सिमेट डिटरमिनेंट्स। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो प्रॉक्सिमेट डिटरमिनेंट्स आपके लिए आंसर है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन लक्ष्य। जो जनसंख्या नीति का 2000 का दीर्घकालीन लक्ष्य है वो किस वर्ष तक वो किया गया है? तो वो किया गया है आपका 2030, 2045, 47 या 50। तो वो किया गया है 2045 तक दीर्घकालीन लक्ष्य। तो ये भी आप यूजीसी नेट में देख चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस परिप्रेक्ष्य को पहचानिए जो हमें अपने जीवन में अवसर और बाधाओं को देखने में हेल्प करता है। तो जीवन में अवसर और बाधाओं को देखने में हेल्प करता है, तो वो किस में हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में, या फंक्शनल, या सिंबॉलिक, या सोशलॉजिकल। तो सोशलॉजिकल होगा क्योंकि सोशलॉजिकल के अंदर ये सब ऑलरेडी आ जाएंगे। तो ये क्या करता है? जीवन के अवसर और बाधाओं को देखने में हेल्प करेगा। तो ये सब इसके अंदर आ जाएंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज के सदस्यों द्वारा निर्मित विचारों की अमूर्त दुनिया है, दूसरी ओर समाज के सदस्यों द्वारा निर्मित मूर्त वस्तुएं हैं। तो ये क्या है? ये तो आपको पता ही है, कल्चरल लैग की बात हो रही है। तो अभौतिक संस्कृति समाज के सदस्यों द्वारा निर्मित विचारों की अमूर्त दुनिया है, और जो भौतिक संस्कृति है वो समाज के सदस्यों द्वारा निर्मित मूर्त वस्तुएं हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किनको मानदंडों के प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा? तो मानदंड इसमें से क्या नहीं है? तो लोक रीतियाँ लोकाचार मानदंड है, प्रथा नैतिकता धर्म भी मानदंड है, फैशन और फैट भी मानदंड है, विश्वास प्रवृत्ति और आदतें जो है वो कोई मानदंड नहीं है। तो इस वजह से ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ सोशोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू द डिसिप्लिन एंड प्रोफेशन बुक के लेखक कौन है? तो व्हाट इज़ सोशोलॉजी यहाँ पे जो लेखक हैं वो तो एलेक्स इंकल्सी होंगे, क्योंकि ऑप्शन केवल एक ही दे रखा है। और व्हाट इज़ सोशोलॉजी में दो लोग रहते हैं, तो मैंने दोनों को ही अपनी बुक वाली प्लेलिस्ट में आपको बताया है, ईयर के साथ बताया है। तो वहाँ से जाके आप लर्न कर लेना कि दूसरी किसकी बुक है, मैं वो आपको यहाँ नहीं बताने वाली हूँ। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र को संस्थाओं के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये डेफिनेशन भी हम आपको लर्न करा चुके हैं अपनी डेफिनेशन वाली प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से, और उसमें हमने की पॉइंट भी हाईलाइट करवाया है। उसमें हमने की पॉइंट यही रखा है किसने सोशोलॉजी को संस्थाओं के रूप में परिभाषित किया। तो अगर आपको डेफिनेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है परिभाषाओं को फाइंड आउट करने में किसकी है, तो हमारी रेगुलर जो भी वीडियो आती है डेफिनेशन की उसको देखते रहें। डेफिनेटली आपको सारी इम्पॉर्टेंट जो भी परिभाषा हैं उनके कीवर्ड्स के साथ आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने इतनी यूनिक ट्रिक के साथ लर्न कर लिया। जैसे कि कीवर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं संस्था, वैसे ही बहुत सारे कीवर्ड वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो बताइए किसकी है? मैकावर, पेज, वेवर, दुर्खीम, गिडिंग्स। तो ये आप समझ ही गए हैं, संस्था की बात दुर्खीम करते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समुदाय के मुख्य आधार कौन कौन से हैं? समुदाय के मुख्य आधार जो हैं वो निश्चित भूभाग, सामुदायिक भावना, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो एब्सोल्युटली इसमें दोनों ही होंगे। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसे अर्जित परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो अर्जित परिस्थिति क्या है? जिसको हमने अचीव किया है, जो हमने खुद अपनी मेहनत से अर्जित किया है, पाया है। तो क्या लिंग तो हमें पहले से मिला होता है, एज हमारी अपने आप, जात हमें अपने आप, लेकिन हम जो वैवाहिक साथी जिससे शादी करते हैं उसको तो हम खुद ही अर्जित करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी विशिष्ट परिस्थिति से संबंधित विभिन्न भूमिकाओं को जब संयुक्त किया जाएगा, विभिन्न भूमिकाओं को क्या करें? संयुक्त। तो उसको हम किस रूप में जानेंगे? तो किस रूप में जाएंगे? भूमिका को संयुक्त करेंगे तो भूमिका पुंज यानी रोल सेट हो जाएगा। तो हम उसे ऑप्शन 1 करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है में परिस्थिति का तात्पर्य व्यक्ति या समूहों को दिए जाने वाले सम्मान से है। तो सम्मान की बात किसने की? तो सम्मान इसमें स्टेटस की बात हो रही है, और इसमें और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो परिस्थिति का संबंध जो प्रेस्टीज और परिस्थिति की जो बात हो रही है तो वो कौन करते हैं? वेबर करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी स्टेटस की बात वेबर ने ही की। एक प्राथमिक समूह
एक लघु समूह सामाजिक समूह है जिसके सदस्य और व्यक्ति स्थायी संबंध साझा करते हैं। तो मेन हमारा जो की पॉइंट है वो है प्राथमिक समूह। प्राइमरी ग्रुप की बात किसने की? वुले ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये तर्क किसने दिया कि नौ प्रकारवाद एक विकसित सिद्धांत की बजाय एक टेंडेंसी है? तो हम तो आपको ऑलरेडी न्यू फंक्शनलिज्म में बहुत कुछ पढ़ा रखे हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक कह सकते हैं। हालांकि अपनी तारीफ तो खुद नहीं करनी चाहिए और मैं तारीफ भी नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि न्यू फंक्शनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें इतने क्वेश्चंस आते हैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं कि आंसर क्या होगा समझ में नहीं आता। आजकल यूजीसी नेट में भी बहुत पूछा जा रहा है और क्योंकि बहुत डीप इसको समझना पड़ेगा और ज़्यादातर हम लोग इसको पढ़े नहीं रहते तो इसमें क्वेश्चन रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो जिनके साथ ये सेम प्रॉब्लम है वो जाके हमारे लेक्चर को देख सकते हैं। न्यू फंक्शनलिज्म से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इतना तो कह सकते हैं। तो न्यू फंक्शनलिज्म ये भी मैंने उसमें बताया किसने कहा, ये एक टेंडेंसी है विकसित सिद्धांत के बजाय, यही ये मैंने वहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन कोई दे नहीं रखा है, अलेक्जेंडर ही, तो आप नहीं भी कुछ जानते होंगे तो ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ते नहीं क्योंकि यही देख लेते न्यू फंक्शनलिज्म, अलेक्जेंडर है, कोलामी है, चलो ठीक है इतने से काम हो गया। लेकिन उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं जो बहुत ही डिफरेंट है, शायद कहीं कहीं मेंशन होंगी। तो कई सारी जगह से कलेक्ट करके मैंने वो कंटेंट तैयार किया है। तो अगर आपको भी कुछ यूनिक जानना है तो उस लेक्चर को देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन रिसर्च प्रारूप में समाविष्ट नहीं है? तो रिसर्च जो प्रारूप है उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है उसकी बात यहाँ पे हमें देखनी है। सूचना प्राप्त करने के साधन तो सम्मिलित होते हैं, अध्ययन की जाने वाली समस्या का उद्देश्य भी शामिल होगा, समस्या का स्वरूप भी शामिल होगा, लेकिन विस्तृत प्रशासनिक जो प्रक्रियाएं हैं उससे मतलब नहीं होता है क्योंकि वो तो इसमें कोई वो नहीं रहता है। तो ये इस तरह से ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विस्तृत प्रशासनिक प्रक्रियाएं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसीजर है उसका इसमें कोई काम नहीं होता है रिसर्च डिजाइन में। ठीक है, तो नेक्स्ट है, कौन क्षेत्र अवलोकन की अवस्था नहीं है? यानी जो कौन सा फील्ड ऑब्जर्वेशन का स्टेप नहीं है। तो फील्ड ऑब्जर्वेशन में क्या क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो फील्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है और हम ये भी देखते हैं कि सिलेक्शन ऑफ रिसर्च साइट, जो साइट होगी वो कहाँ पे होगी, रोल टेकिंग कहाँ पे होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्षेत्र जो फील्ड ऑब्जर्वेशन है उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य की समीक्षा से क्या मतलब, वो तो उसमें ऑब्जर्वेशन का कोई पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। न्यू फंक्शनलिज्म की अवधारणा किसने दी? तो ये तो आपको पता ही है, तो अलेक्जेंडर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। असहभागी अवलोकन का प्रयोग भारत में ज़्यादातर किसने किया है? ये थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज कर दे। तो मोस्टली किसने नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इंडिया में किसने ज़्यादातर यूज़ किया है? तो वो है एलपी विद्यार्थी, क्योंकि ये लोग तो पार्टिसिपेंट की बात करते हैं। तो नॉन पार्टिसिपेंट में आ जाएंगे एलपी विद्यार्थी, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपराध एक है। तो अपराध एक क्या है? सामाजिक व्यवहार है, अनुमोदित व्यवहार है, या असामाजिक व्यवहार है, या सामूहिक व्यवहार है। तो आपको भी पता है क्राइम जो होता है वो एंटी सोशल बिहेवियर होता है, यानी असामाजिक व्यवहार है। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नौ प्रकारवाद की विशेषता नहीं है? देखिए न्यू फंक्शनलिज्म से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हो और मैंने वहाँ पे आपको सारी ही विशेषताएं बता के रखी हैं जो भी न्यू फंक्शनलिज्म की है। तो इसीलिए मैंने कहा अगर आपको भी इसमें कुछ डाउट हो सकता है तो हमारा वो लेक्चर जाके देख लेना, फिर न्यू फंक्शनलिज्म से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और आप देख ही रहे हैं कि कितने एक ही पेज पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी उसकी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे लिखा एक आयामी समाजशास्त्र, तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ यूनिडायमेंशनल सोशियोलॉजी। तो वो यूनिडायमेंशनल सोशियोलॉजी नहीं है, वो है मल्टी डायमेंशनल सोशियोलॉजी। और ये मैंने आपको इसकी विशेषता बताई है, नौ प्रकारवाद की विशेषता न्यू फंक्शनलिज्म में सबसे पहले नंबर पे हमने बताया मल्टी डायमेंशनल सोशियोलॉजी है। तो अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको
ऑब्वियसली इसका आंसर पता चल गया होगा, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट है, इसकी विशेषता नहीं है। दूसरा जो एक्शन है वो अल्टरनेटिव होता है, क्रिया वैकल्पिक होता है, उसके पास ऑप्शंस रहते हैं। प्रकार्यवाद का पुनर्निर्माण है तो वो तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फंक्शनलिज्म होता ही है। और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक है जो उत्तर प्रत्यक्षवादी की बात करते हैं। तो ये सारे ही सही हैं, अगर आप लेक्चर देखेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। किसने आधुनिकता को अपूर्ण परियोजना कहा है? तो मॉडर्निटी को अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट तो हैबरमास ने कहा है, और ऑलरेडी बहुत बार आया है यूजीसी नेट में, तो सबको पता ही है। 9 प्रकार्यवाद सिद्धांत क्रिया किसके क्रिया सिद्धांत का संशोधित रूप है? ये देखिए यहाँ भी नियो फंक्शनलिज्म में पूछा गया है, और ये भी मैंने आपको बताया है नियो फंक्शनलिज्म जो है वो किसके किसका रिवाइज्ड वर्जन ऑफ द एक्शन थ्योरी है, किसके एक्शन थ्योरी का रिवाइज्ड वर्जन है, ये पूछ रहा है। और ये मैंने यहीं से अपना लेक्चर ही शुरू किया है कि किसके जो एक्शन थ्योरी है उसके रिवाइज उसको रिवीजन जो भी उसमें कमियां रह गई थी या जो भी उसमें उनको लगा कि मॉडिफिकेशन होना चाहिए वो शुरू किया। तो अब इसमें एक्शन की बात कौन करते हैं? वेबर भी करते हैं, पार्सन्स भी करते हैं, पेरेटो भी करते हैं, सब करते हैं। तो किसके एक्शन का जो उन्होंने जो शुद्धिकरण किया, जो संशोधित रूप किया है, रिवाइज्ड किया है वर्जन, वो किसका किया है ये मैंने आपको बताया है। तो अगर आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे, नहीं देखा है तो जाके देख लेना। और उन्होंने किया है पार्सन्स का जो सोशल एक्शन थ्योरी है उसको सही करके उसको आगे उसमें क्या कमी रही उसको मॉडिफाई किया है। तो यहीं से उनका एक्शन जो थ्योरी जो है वही शुरू होता है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने कहा जो उत्तर आधुनिक समाज है वो उपभोग समाज है? यानी किसने कहा है पोस्ट सोसाइटी इज़ अ कंज्यूमर सोसाइटी? तो कंज्यूमर सोसाइटी की बात कौन करता है? ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिला होगा। कंज्यूमर सोसाइटी की बात और कोई नहीं करते हैं, ये तो बहुत ही फेमस है और सभी को पता भी है, बॉडी लार्ड करते हैं। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। सफ़ेद पोश अपराध की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? यानी वाइट कलर क्राइम जो है वो किसने प्रोपाउंड किया है? तो वो किया है ये तो आपको पता ही है, सदरलैंड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ये परिभाषा किसने दी है? अपराध देश के कानून के विरुद्ध किया गया व्यवहार है। तो ये जो है ये परिभाषा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इस तरह की एक ना एक परिभाषा पूछी ही जाती है पीजीटी वगैरह में। तो ये किसने कहा है कि जो क्राइम है वो एक ऑफेंस अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड है। तो जो देश के कानून के विरुद्ध किया गया दुर्व्यवहार है। तो देश के कानून के विरुद्ध अगर किया गया कोई दुर्व्यवहार है तो वो कहा है ग्लिन एंड ग्लिन ने। तो ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है काफ़ी, तो आप इसको लर्न कर लेना। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि लैंडिस लो और इन लोगों की भी डेफिनेशन इसमें पूछी जाती हैं तो वो भी इम्पोर्टेंट रहती, पर ये डेफिनेशन है ग्लिन एंड ग्लिन की। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या था? तो ये तो आपको भी पता है, सभी को पता है, 940 था। ऑप्शन सी करेक्ट है। किसने कहा अपराधी जन्मजात होते हैं? ये भी आपको पता है, तो अपराधी जन्मजात होते हैं, लोम्ब्रोसो ने कहा। ये किसने कहा विचलन भी समाज के लिए आवश्यक है? तो विचलन जो है, डिवियंस इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर सोसाइटी, ये किसने कहा है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कहा है दुर्खीम ने। तो डेवियंस नेसेसरी है सोसाइटी के लिए, तो ये दुर्खीम ने कहा है, तो ये आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट है, सदरलैंड के अकॉर्डिंग प्रतिष्ठित एवं सम्मानित पद व्यक्ति के द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया गया अपराध क्या कहलाता है? जब प्रतिष्ठित एवं सम्मानित पद के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में जो अपराध किया जाएगा उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे वाइट कलर क्राइम अपराध, यानी सफ़ेद पोश अपराध। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब बनाया गया? तो ये तो यूजीसी नेट में बहुत बार आया और आप लोगों को भी पता होगा। जो एससी और एसटी एससी एसटी जो वो एक्ट था वो कब इनेक्ट हुआ था? तो वो इनेक्ट हुआ था 1989 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और रिपीटेड क्वेश्चन है तो मैं इसमें टाइम नहीं लेती हूँ। 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों या सांस्कृतिक क्षेत्रों के ग्रामीण जीवन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जिस उपागम का यूज़ किया गया उसको क्या कहते हैं?
तो जो दो या दो से अधिक जो कल्चरल जो क्षेत्र हैं उनके ग्रामीण जीवन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम जिस उपागम का यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं जो अंतः सांस्कृतिक उपागम या कंपैरेटिव उपागम या स्ट्रक्चरल फंक्शनल या इवोल्यूशनरी अप्रोच। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस कल्चरल, क्योंकि यहाँ पे अंतः लिखा हुआ है तो मे बी कन्फ्यूज़न हो जाए। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे क्रॉस कल्चरल, तो इसलिए इंग्लिश भी मस्ट होता है जानना। तो आप लोग उसको भी देखते रहिए। हालांकि इसमें हिंदी अलग था, इंग्लिश अलग था, तो सामने नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो मैं जो भी की पॉइंट है उनको मेंशन कर दे रही हूँ। तो सांस्कृतिक क्षेत्र के ग्रामीण जीवन के जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उसे हम कहेंगे क्रॉस कल्चरल अप्रोच। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हमारा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म यानी उत्तर संरचनावाद की व्याख्या करते हुए किस विचारक ने विखंडन की कॉन्सेप्ट रखी है, यानी डिकंस्ट्रक्शन की बात किसने की। तो ये भी सभी को पता है, डिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं डेरिडा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अध्ययन में ग्रामीण समाज के अध्ययन में कंपैरेटिव अप्रोच का यूज़ नहीं किया गया। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कंपैरेटिव अप्रोच का यूज़ किस में नहीं किया गया है। तो ये गुएस अटल ने जो बुक लिखी द चेंजिंग फ्रंटियर्स ऑफ द कास्ट, तो चेंजिंग फ्रंटियर्स है तो इसमें तो कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तभी तो चेंज बता पाएंगे। उसके बाद है के.एल. शर्मा ने जो अपनी बुक लिखी द चेंजिंग रूरल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, इसमें भी चेंजिंग की बात हो रही, तो ये भी कंपैरिजन होगा। उसके बाद है जो ए.जी. मेयर ने लिखी है कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया, तो इसमें कास्ट एंड किनशिप है तो इसमें कोई कंपैरिजन की तो बात होगी नहीं, जो भी कास्ट एंड किनशिप है उसको सिंपली बता देंगे सेंट्रल इंडिया में। तो यही होगा जिसमें इन्होंने कंपैरेटिव उपागम का यूज़ नहीं किया है। जी.एस. घुरिये ने जो लिखी है एनाटॉमी ऑफ रूरल अर्बन कम्युनिटी, तो रूरल और अर्बन दोनों को जोड़ा, तो ऑलरेडी इसमें चेंज की तो बात होगी, कंपैरिजन तो करेंगे ही करेंगे। तो कई बार हम ऐसे भी आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो ये सारे सही हैं, लेकिन ऑप्शन जो डी है सी है उसमें इसका यूज़ नहीं किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कौन सा गरीबी का आयाम नहीं है, तो कौन सा डायमेंशन ऐसा है जो गरीबी का नहीं है। तो आजीविका की रणनीतियों का अभाव, ये तो गरीबी का आयाम है। संसाधनों तक पहुंच की अनुपलब्धता, जब नहीं पहुंच पाने, तो ये भी है। असुरक्षा और कुंठा की भावना भी है। मनोरंजन कौन, मनोरंजन से क्या मतलब गरीबी में, तो मनोरंजन के विकल्पों का अभाव जो है वो गरीबी का आयाम नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मीड ने यह विचार कि चेतना और समाज तुलनात्मक रूप से अद्भुत घटनाएं हैं, ये किस दार्शनिक से लिया है। तो मीड को हमने अच्छे से पढ़ाया है और उसमें बताया भी है, और वैसे भी ये तो पता ही है चेतना और समाज के द्वंद्वात्मक रूप से चेतना की बात सबसे पहले कौन करता है, तो चेतना की बात हीगल ही करते हैं, और उसी को फिर मार्क्स ने लिया है, फिर उसको उल्टा किया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट है डेरेनडाफ के अनुसार जो समूह संघर्ष होता है, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, वो कब उत्पन्न होता है। तो किसी के भी अकॉर्डिंग हो, इससे मतलब नहीं, हम कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं कब उत्पन्न होगा। तो जब हित समान है समूह में तब समूह संघर्ष होगा, या फिर जब एक समूह के प्रकट हित दूसरे के साथ मेल खाते हैं, तो समान और मेल एक ही बात हो गई। जब एक समूह के प्रकट हित दूसरे के विरोध में होंगे, तो जब हित विरोध में होंगे तब कॉन्फ्लिक्ट होता है, और इसके बीच में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें सेम हो जाएंगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो दंडनीय अपराध है। तो ये है 498 का ए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो दहेज निषेध अधिनियम जो लागू हुआ वो लागू हुआ है 1961 वो लागू हुआ है 1961 में, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने समाज में प्रगतिशील परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए विकासवादी सिद्धांत का यूज़ किया है। तो किसने विकासवादी सिद्धांत का यूज़ किया है, तो वो हैं क्योंकि इन्होंने एवोल्यूशनरी थ्योरी, एवोल्यूशनरी सोसाइटीज़ की भी बात की, इनकी बुक भी है, तो आप समझ पा रहे होंगे। और इसमें से कोई भी नहीं है, ये सीधे हैं पार्सन्स, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घुरिये की जो बुक है वो फर्स्ट बुक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें पूछ रहे हैं कौन सी फर्स्ट बुक है। तो
देख लेते हैं कौन सी फर्स्ट है। जो इंडियन साधु, उनकी जो बुक थी भारतीय साधु, वो 1953 की थी। और भारत में जाति और प्रजाति जो थी, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जो बुक थी वो 1930 की थी। आई थिंक इस पे पीएचडी भी शायद था। 1932 की थी। तो सबसे पहली बुक इनकी यही थी। 1932 की सबसे पहली जो बुक थी वो यही थी। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल हम और भी देख लेते हैं। कास्ट रेस एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन जो इनकी बुक है, जाति वर्ग और व्यवसाय, वो 1961 की है। और संस्कृति और समाज पे जो इनकी बुक आई थी वो 1947 की थी। तो ये तो हमने ऐसे ही बताया। जो पहली है वो आपको याद रखनी है 1932, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ये इनकी प्रथम पुस्तक है जीएस घुरिये की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने समाज को एक वस्तुपरक वास्तविकता के रूप में समझा जिसमें विशिष्ट कार्य समग्रता की स्थिरता और सामंजस्य में योगदान करते हैं। तो ये कौन है? तो ये हैं इमानुएल दुर्खीम, क्योंकि वस्तुपरक वास्तविकता की बात वही करते हैं। और इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात उन्होंने की, और इसमें ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात वो सोशल फैक्ट से कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बताया मैं वैज्ञानिक सत्य के मूल में विश्वास मनुष्य की मूल प्रकृति का उत्पाद है। तो यानी ये कह रहे हैं वैल्यू ऑफ साइंटिफिक ट्रूथ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मैंस ओरिजिनल नेचर। तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसको किसके साथ जोड़ा जा रहा है? वैल्यू को जोड़ा जा रहा है उस नेचर के साथ। और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में इस तरह का पूछा गया था, जिसमें वैल्यू को नेचर के साथ जोड़ा। तो आपको नहीं अगर ध्यान है तो आपको ये ध्यान रखना है, जब वैल्यू को नेचर के साथ जोड़ेंगे तो वो कौन है? तो वो एक ही लोग हैं जो वैल्यू को नेचर के साथ जोड़ते हैं, और वो है मैक्स वेबर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार वेतन जो श्रम मूल्य वेतन श्रम होता है वो मूल रूप से क्या है? तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो वेज लेबर है, तो यहाँ पे जो वेतन श्रम है उसका मतलब है वेज लेबर। तो ये क्या जो है वो इसेंशली क्या होता है? तो फ्री लेबर होता है, या फिर वो फोर्स्ड लेबर होता है। बाध्यकारी का मतलब है फोर्स्ड, या फिर कुशल यानी स्किल्ड, या फिर वॉलंटरी। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। जो वेज लेबर होता है वो कौन सा होता है? वो होता है फोर्स्ड लेबर यानी बाध्यकारी श्रम। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक को संरक्षण प्रदान करता है? तो माइनॉरिटी की बात तो 1930 में ही की गई है, तो बात हो जाएगी 1929। तो यानी अनुच्छेद 29 में बात हो जाएगी। अंत्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अंत्योदय के उसमें जो कथन सही है वो कौन सा है? इसका उद्देश्य शहरी गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, या फिर यह स्थायी आजीविका संवर्धन एवं वित्त सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को कम करना है, या फिर यह ग्रामीण कारीगरों को रियायती आवास ऋण प्रदान करेगा, या फिर इनको छात्रवृत्ति में मदद करेगा। तो ना तो वो मुफ्त सेवा की बात करता है, ना आवास की, ना छात्रवृत्ति। वो क्या करता है? ग्रामीण गरीबी को कम करने पर फोकस करता है। तो ऑप्शन इसमें जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास में माइक्रो फाइनेंस की प्रमुख भूमिका क्या होती है? तो माइक्रो फाइनेंस की जो प्रमुख भूमिका होती है वो बड़े पैमाने पर औद्योगिक ऋण देगी। नो। सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजना का वित्त पोषण करेगी। नो। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्याज की दर को विनियमित करेगी। नो। उपेक्षित क्षेत्रों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करेगी, बस और कुछ नहीं करती। तो ऑप्शन 2 जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, 1928 का जो बारदौली आंदोलन शुरू हुआ वो मुख्य रूप से किसके विरोध में शुरू हुआ? तो बारदौली आंदोलन तो हम लोग काफ़ी पढ़ चुके होते हैं। तो बारदौली आंदोलन जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था कृषि भूमि को चाय बागानों में बदलने के लिए, या फिर अकाल के दौरान भूमि में राजस्व में वृद्धि करने के लिए, या फिर जो तिनकटिया प्रणाली के तहत नील की खेती प्रणाली के लिए, या फिर किसानों पर अन्यायपूर्ण जो कराधान था यानी अनजस्ट टैक्सेशन जो था फार्मर्स का, वो। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट था। जो बारदौली आंदोलन शुरू हुआ था वो किसानों पर अन्यायपूर्ण जो टैक्स लगाया गया था उसी के विरोध में शुरू हुआ था। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने इस पार्ट में 100 क्वेश्चन को कवर किया,
और इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहे, एनालिटिकल रहे और काफ़ी यूनिक रहे। आपको याद करने का भी काम है बढ़ गया है, तो इनको फटाफट नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए और फिर जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नहीं तो आप भी काफ़ी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है और इतने क्वेश्चन एक पार्ट में करने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम अभी इनको इतने ही करते हैं, बाकी के 50 जो बचे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और इस पार्ट में भी आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है और रिवीजन भी किया है। जैसे आपने एल्टन मेयो का जो देखा वो रिवीजन किया है 1872 में। उसके बाद रिपन का आपने रिवीजन किया 1881 में। आपने देखा ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 68.84 और शहरी कितनी है 31.16। तो इस तरह से ये भी आपने रिवीजन किया है। तो हमने काफ़ी कुछ रिवाइज भी किया है, जिसमें हमने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2003 के जो सामाजिक आर्थिक जो लक्ष्य थे वो कितने देखे थे, 12 देखे थे। और जो हमने वो देखा था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 वाला, वो कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1972 को लागू हुआ था। और इस तरह से हमने जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 थी उसका दीर्घकालीन लक्ष्य 2045, ये सब चीज़ें हमको जो पहले से पता थी उन सब चीज़ों को हमने रिवाइज़ किया है। उसी के साथ साथ कुछ नई डेफिनेशन भी देखी है, कुछ नए टर्म्स भी देखे हैं। और हमने जैसे गुरिये की बुक देखी कि पहली कौन सी है, कौन से ईयर में आई, 1932 में, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। इस तरह से हमने वो सब भी देखा है। तो हमें काफ़ी बेनिफिट मिला है और हम ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, तो उसमें भी काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।